7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बदनामी, ये नाम हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यूपी पुलिस के हिस्से में यही शब्द एक बार फिर से आया है। एक बार फिर से यूपी पुलिस पर बदनामी वाले दाग लगे हैं। एक बार फिर से यूपी पुलिस के लिए बदनामी वाले आरोप लगाए जा रहे हैं। चंदौली में गैंगस्टर के घर पर दबिश देने गई पुलिस को आरोपी तो नहीं मिला, मगर इतना हंगामा हो गया कि पुलिस घिर गई। आरोप है कि पुलिस की पिटाई में गैंगस्टर की बेटी की मौत हुई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यूपी की पुलिस हत्यारी है और यूपी सरकार के मंत्री कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। जी पंखे से लटकी हुई थी। कार्रवाई होगी इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा। बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। चंदौली के सबसे बड़े कोतवाल कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। और सख्त कार्रवाई के इंतजार में बेबस और लाचार पड़ा है ये परिवार, जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। उत्तर प्रदेश में थाना सैयद राजा क्षेत्र के मनराजपुर गांव का ये घर मृत्यु के बाद मार्मिक पुकारों से भरा हुआ है। परिवार के सदस्य कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनके घर की बेटी को मार डाला। घर पे कोई नहीं था। 4 लोगों से उदय प्रताप अपने पुलिस फोर्स के साथ, लेडीज फोर्स के साथ आई और आते आते डायरेक्ट घर में हम लोग से दरवाजा बंद, छत पे हम लोग थे। दरवाजा बंद करने के लिए आए तब तक ये लोग कुछ चीज़ से मारे, दरवाजा बंद ही नहीं कर पाते तो दरवाजा खुल गया। जब हम इनका विरोध किए तो एक लेडीज पुलिस हमको हाथ छोड़ दी। जब हम उनका भी विरोध किया कि आप क्यों मार रहे हैं, तब तक एक जेंट्स लेडीज दोनों मारने लगे। और तब तक दीदी हमको देखी तो उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए भागी। तो उस रूम में दीदी भागी तो फिर यहाँ पे हमको पकड़ लिया गया। फिर उस रूम में सब पुलिस ऑफिसर और एक लेडीज कांस्टेबल उस रूम में गई तो सब मारना शुरू किए। दीदी चिल्ला रही थी, हमें आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। उसके बावजूद भी ये लोग मेरी एक भी नहीं सुने, मुझे भी मारा, मेरी दीदी को भी मार रहे थे। उसके बाद आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई। गुंजा आगे बताती हैं कि पुलिस वालों के जाने के बाद जब वो कमरे की ओर दौड़ी तो उनकी बहन निशा पंखे से लटकी हुई थी। पैर जमीन पर ही थे मगर गले में साड़ी का फंदा था और सांसें थम चुकी थी। ये मार के चले गए तो ये मैक्सिमम 20 सेकेंड लगा होगा मुझे उस रूम में जाने में। तो देखा था तो दी पंखे से लटकी हुई थी और उनकी साड़ी, एक न्यू साड़ी बक्से से निकाल कर, साड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही छिटी हुई थी और एक साड़ी निकाल कर उनको एक गले में बांध कर पंखे में लटकी हुई थी, जिसकी गांठ बहुत ही ढीली थी। हमने उसे एक हाथ से खोला और दी को लेटा। उसके बाद उसकी पल्स, हार्ट बीट चेक किया, सांस चेक किया तो कुछ भी नहीं चल रहा था। मगर पुलिस बताती है कि मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये साबित हो कि लड़की की मौत पिटाई से हुई है। उसका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह हमारे पास आ गई है। उसमें जो मुख्य बिंदु है हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, जिसमें एक गले के पास खरोश और एक राइट जो जॉ है उस पर 0.5 सेंटीमीटर की छोटी चोट एक आई है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है। किसी अंदरूनी अंग पे इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और इन बाकी सारे जो विषय विसरा हमने प्रिजर्व करवा दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी और बाकी जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे उसके पश्चात ही इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। पहले आरोप लगे कि मृतक लड़की के साथ रेप भी हुआ था। इन आरोपों पर पुलिसकर्मी कहते हैं कि ऐसी किसी बात का कोई पता नहीं चला है, न रिपोर्ट में न जांच में। फिर भी आगे की जांच जारी है, हर एंगल से होगी। तब भी हम इस विषय की रेप के विषय पे जांच कर रहे हैं। स्वैब ले लिया गया है और उस पर जांच की जा रही है, पर मैंने जो बाकी पोस्टमार्टम की आपको जो पॉइंट्स हैं उससे अवगत करा दिया गया है। अब मसला समझ लीजिए,
ये आदमी जो मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा अपना बयान दर्ज करा रहा है, इसका नाम है कन्हैया यादव। कन्हैया यादव पर बिजली चोरी और गुंडा एक्ट समेत आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की डायरी में कन्हैया को हिस्ट्री शीटर लिखा गया है और इसीलिए कोर्ट ने कन्हैया को तड़ीपार किया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस वाले कन्हैया को पकड़ने के लिए ही दबिश देने पहुंचे थे। हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक ये बिजली विभाग का। उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए। गुंडा एक्ट लगा के हमें जिला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था और ये हम जब हमारा जिला बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। उसके बाद पुलिस हमारे घर में आकर लड़कियों को मारकर उनकी आत्महत्या की। हैरानी इस बात की है कि कन्हैया कैमरों के सामने आ रहा है तो क्या पुलिस वालों को ये जानकारी नहीं थी कि कन्हैया वाराणसी में है। मामला चाहे जो हो, मगर जिस तरह से एक लड़की की जान गई, उसने पुलिस कर्मियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए सैयद राजा थाना के दारोगा को निलंबित किया जा चुका है। मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि पुलिस की ये सीधी गुंडागर्दी है और उसने जाति देखकर ऐसा कांड किया है। पुलिस कर्मियों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने जानबूझकर ये घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। मगर यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल किए जा रहे हैं कि ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां पुलिस वालों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। और योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सख्ती से लिया है और जो भी इस जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जब होगी तब होगी, मगर चंदौली की घटना ने यूपी पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से आरोपों के दाग लगाए हैं। सवाल बना हुआ है कि आखिर एक लड़की की मौत कैसे हुई और पुलिस वालों की उसमें क्या भूमिका थी। चंदौली से उदय गुप्ता और संतोष के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में हंगामा बरपा है तो महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा का रण आगे बढ़ गया। राज ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो वो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा कराएंगे। लेकिन अब शिवसेना ने इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया है। शिवसेना ने भी कहा है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। इसके अलावा जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लाउड स्पीकर पर सियासी शोर इतना जोर है कि इसकी गूंज अब अपना असर दिखा रही है। औरंगाबाद के मंच से राज ठाकरे की खुली चेतावनी महाराष्ट्र की राजनीति में नया रंग ला रही है। आज तारीख 1 आहे। उद्या तारीख 2 आहे। 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे।
राज ठाकरे ने हुंकार भरी तो शिवसेना ने भी अपने रुख में बदलाव किया। मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का ऐलान किया। मुंबई की मेयर ने कानून व्यवस्था की दलील दी, कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात कही। भोंगा निकालना चाहिए 100%। जिसका परमिशन है उसको तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो नियम का पालन करेंगे। नहीं करते तो भी निकाला जाएगा। महीने भर से एमएनएस प्रमुख लाउड स्पीकर वाला दांव चल रहे हैं। लाउड स्पीकर के बहाने हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं। उनके सीधे निशाने पर उद्धव सरकार है। यही वजह है कि राज ठाकरे के रुख पर शिवसेना का भी करारा पलटवार है। अभी हमारे हिंदुस्तान में जो सुबह का काकड़ आरती है वो सुनाई नहीं देगी। हमारे हिंदुस्तान में रात को गांव-गांव में भजन होता था, प्रवचन होता था, लोगों को प्रबोधन होते थे। अभी वो नहीं होगा। ऐसा नव हिंदू जो पैदा हुए वो करना चाहते हैं। आड़ में हिंदू को ही परेशान करते हैं। राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर सियासत तेज कर दी है। बीजेपी से शाबाशी मिलने के बाद उनका तेवर और तल्ख हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ने राज ठाकरे पर पलटवार करने में देरी नहीं की। खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे. कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ. तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही. म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे, त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित. लाउड स्पीकर हटाने की मांग पर बीजेपी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रही है। लाउड स्पीकर वाली पॉलिटिक्स के जरिए उद्धव सरकार पर दबाव बना रही है। मैं चाहता हूं मुंबई पुलिस सभी धार्मिक स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब पे लगे लाउड स्पीकर चेक करे। जो विदाउट परमिशन वाले हो ताबड़तोड़ नीचे उतारे, और विद परमिशन सुबह 4-5 बजे वाला ध्वनि प्रदूषण बंद करे। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख करीब आने के साथ सरकार ने कदम उठाना शुरू किया। वहीं ओवैसी के पार्टी के सांसद ने राज ठाकरे के भड़काऊ बयान पर सवाल कर दिया। सांसद इम्तियाज जलील ने पूछा कि सरकार राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, आखिर ऐसे बयानों पर कार्रवाई से वो क्यों डर रही है। एकदा होऊ द्या, इसका मतलब यह है एक बार हो जाने दो। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मान रहे हैं तो एक बार हो जाने दो करके ये स्टेज के ऊपर खड़े रह के पूरे मीडिया के सामने, मुझे उसका मतलब समझ में आता है, मीडिया को समझ में आता है कि उसका मतलब क्या है करके। अब मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से, डीजीपी से, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई पर भाई बनाम भाई जारी है। इस घमासान पर सरकार के सहयोगी भी नजर बनाए हुए हैं और हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में एक धर्मांध व्यवस्था पैदा कर महाराष्ट्र का धर्म पे वाद पैदा कर आपस में लड़ाने की जो कोशिश शुरू हो गई है वो तुरंत रोक देना चाहिए। और ये ऐसी जितनी भी कोई धमकी और ये सब देते हैं, आखिरी कोई जो गलत करेगा कानून से कोई बड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की धमकी दी है, जो लोग भी अगर कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे के अल्टीमेटम से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस पर घमासान जल्द थमने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख, औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। इधर लाउड स्पीकर पर विवाद तो मचा ही है, इसके साथ ही हिंदुत्व वाली लड़ाई भी ठाकरे बनाम ठाकरे हो गई है। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 5 मई को वो अयोध्या जाएंगे। एमएनएस की ओर से बाकायदा अयोध्या चलो के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब अयोध्या में ढांचा गिर रहा था तब वो वहीं पर थे, मगर वहां कोई शिव सैनिक नहीं था। राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली चाल पर ऐसा बवाल है
कि बात औरंगाबाद से चली तो अयोध्या तक गई। बाबरी मस्जिद के जिक्र के बाद सियासत और गर्मा गई। हिंदुत्व की इस लड़ाई में हर कोई राम मंदिर का सेहरा खुद के सिर बांध रहा है, दूसरे के हिंदुत्व पर सवाल करते हुए तीखे आरोप लगा रहा है। तो ढाचा पाडण्याचं काम अभिमानानं सांगतो आम्ही केलं। अरे तुम्ही विचारता, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही सांगा तो ढाचा पडला त्यावेळी तुम्ही कुठे होतात? मी या ठिकाणी अभिमानानं सांगतो, होय मी तो ढाचा पाडण्याकरता त्याच ठिकाणी होतो। बाबरी मस्जिद की घटना को लेकर फडणवीस ने शिवसेना से ये सवाल किया तो शिवसेना ने बिना देरी किए अपना जवाब दिया। बीजेपी को बाला साहेब की याद दिलाई, राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका बताई। आप होंगे भी, आप उधर अंदर होगे भी, तो हमारे भी लीडर थे, लेकिन ये तो बचपना है क्या ऐसा कहना कि नहीं थे। तो बाला साहब ने क्यों कहा कि आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे और मैं जिम्मेदारी लेती? यस, वो पूरा ये हमारे शिव सैनिक ने एक है। तो बाला साहब ने उस टाइम जिसमें कुछ भी हो सकता था, तभी भी बाला साहब ने ये जबान दी, बात की, तभी आप किधर थे? बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर वार कर रही है। मौजूदा शिवसेना को बदली हुई शिवसेना बता रही। बीजेपी के इस हमले का खुद उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। बीजेपी पर बाला साहेब को ठगने का आरोप लगा दिया। माझ्यावर त्या आरोप केला की ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना नाही। म्हटलं बरोबर आहे, बाळासाहेब भोळे होते आणि बाळासाहेबांना तुम्ही त्यावेळेला कसे वेळोवेळी फसवत गेला तुम्ही माझ्या डोळ्याने बघितले, म्हणून मी थोडासा नाही म्हटलं तरी धूर्तपणाने तुमच्याशी वागतोय। मी नाही भोळा, माझे वडील भोळे होते, ते हिंदुत्वासाठी, म्हणजे हिंदुत्व हे माझे रक्तात त्यांनीच भिनवलेले आहे, पण हिंदुत्वाच्या आडून तुम्ही जे तुमचे डाव सरत होता त्याच्याकडे ते कानाडोळा करत होते, मी नाही करणार। उद्धव के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस एनसीपी के साथ सत्ता साझेदारी पर सवाल उठाया। कौन ठग रहा है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी को? आज शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती थी, अयोध्या में आंदोलन की बात करती थी, वो उन लोगों के साथ सत्ता में है जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिन्होंने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की 70 वर्ष तक साजिशें रची और राम सेतु को तोड़ने की साजिश की। साफ है कि लाउड स्पीकर, अजान, पूजा, हनुमान चालीसा के बाद बात अब इससे आगे बढ़ गई है। हिंदुत्व वाली लड़ाई राम मंदिर और अयोध्या तक पहुंच गई है। हर कोई हिंदुत्व वाली जंग में अपने कदम आगे रखने को तैयार है। एमएनएस कार्यकर्ताओं को अब राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का इंतजार है। तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, औरंगाबाद की रैली के बाद ही एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अयोध्या चलो वाला पोस्टर लगा दिया। राज ठाकरे के हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ा दिया। बीते दिनों संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के अयोध्या जाने की बात कही थी और अब राज ठाकरे भी अयोध्या दौरे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जाहिर है हिंदुत्व पर छिड़ा घमासान आगे और तेज होगा। महाराष्ट्र में छिड़ी सियासत का अयोध्या में भी शोर होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख, औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। लेकर चलते हैं आपको सूरत, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से यहां बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट की खबर पुलिस को लगी और भारी पुलिस बल ने पहुंचकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। मगर इस मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, देखिए इन गुंडों और लफंगों को खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, देश भर में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ये लोग कभी आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें राजनीति के लिए बेरोजगार गुंडे और लफंगे चाहिए। सभी देशभक्त युवाओं को उनके खिलाफ एकजुट होना होगा। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने
मिशन गुजरात का ऐलान किया था और दावा किया था कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार।